हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 9A का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपकी जो उपस्थिति है वो अंत तक बनी रहनी चाहिए। और हां, आपको यह भी पता है इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। वो चाहे आपका पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो। अभी तक अगर देखा जाए पार्ट 1 के अंतर्गत लमसम सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल करवाया जा चुका है। इस समय हमारा पार्ट 2 चल रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 9A पर। तो 9A के प्रश्नों का हल आप तभी समझ पाएंगे, उससे पहले अगर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझा दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और हां, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप एक काम करेंगे, आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और बेटे हर प्रश्नावली का आपको कंप्लीट हल आपको मिल जाएगा। बोलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और हां, वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पे अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो का बेटा दम आपको दिखाना है। तो मैं क्लास को शुरू करने से पहले ही मैं आपको 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, पहले आप उन्हें समझें। पहला पॉइंट यह है कि वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे सभी बच्चे। और दूसरा पॉइंट यह है किताब अपने सामने ओपन करके रखें। मैंने क्या बताया? डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो पार्ट 2 आपकी किताब है उसका जो प्रश्नावली 9A है उसे आप ओपन करके बैठे। हाँ, यही से आपका जो भी प्रश्न रहेगा वो आपको समझ में आने वाला है। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्लास की जो शुरुआत है एक शानदार तरीके से करेंगे। तो जैसा कि मैंने क्लास के शुरू में ही बेटा मैंने बता दिया है, आपने वीडियो का थंबनेल भी देख लिया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है अवकल समीकरण, यानी प्रश्नावली 9A जो है, या फिर मैं कह देता हूं प्रश्नावली या चैप्टर 9 जो है ये आपका अवकल समीकरण है, यानी डिफरेंशिएशन इक्वेशन। चैप्टर नंबर 9 जो आपको दे रखे हैं ये पूरा का पूरा बच्चा ये अवकल समीकरण है। तो इसी चैप्टर नंबर 9 से संबंधित हमारा प्रश्नावली 9A है जिसका हम लोग कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट बेटे समझने वाले हैं। तो प्रश्नावली 9A में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे कोटि और घात। आपको प्रश्न दिया होगा और उसमें आपको कोटि और घात आपको बताना होगा। अब कैसे बताएंगे, उनके क्या नियम है, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, वो बेटे मैं बताना अब शुरू कर रहा हूं। क्या है, जैसा कि हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट यहां पे समझ लेते हैं। जैसे पहली परिभाषा हमारी क्या है, हम अवकल समीकरण कैसे जानेंगे, इसके लिए मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है जैसे कि अवकल समीकरण मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख के रखा हुआ है जिससे कि ज्यादा वीडियो के अंदर टाइम ना लगने पाए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण में आपको थोड़ा समझाऊंगा कि अवकल समीकरण है क्या। तो मैं आपको बता दूं, यदि दिया गया समीकरण एक अवकल समीकरण होगा तो किसी न किसी भी पद में dy बटे dx या d2y बटे dx स्क्वायर या d क्यूब y बटे dx क्यूब आदि जरूर होगा। बताओ, आपको कोई समीकरण दे रखी होगी चैप्टर नंबर 9 में या तो कहे प्रश्नावली 9A में, आपको कोई समीकरण प्रश्नावली 9A में दे रखी होगी, उसमें या तो आपका dy बटे dx रहेगा या तो d2y बटे dx स्क्वायर रहेगा या तो d क्यूब y बटे dx क्यूब रहेगा। इन तीनों में से बेटा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है।
तो फिलहाल इन तीनों में से या इस प्रकार से अगर कोई है पद, तो समझ जाइए वो समीकरण हमको किस रूप में दे रखा है, वो हमको अवकल समीकरण के रूप में बेटे दे रखा है। पहले आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि अवकल समीकरण है क्या, बताइए। तो अवकल समीकरण क्या है? यदि दिया गया समीकरण एक अवकल समीकरण होगा तो किसी ना किसी भी पद में dy बटे dx या d2y बटे dx स्क्वायर या d3y बटे dx क्यूब आदि जरूर होगा। अगर ये तीनों पॉइंट अगर आपको मिलते हैं, या तो कोई एक आपको पद मिल जाए इन तीनों में से, या दो पद मिल जाएं, या तीनों मिल जाएं, बेटे आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो समीकरण का जो रूप है वो बेटे अवकल समीकरण का रूप है। बोलिए, अवकल समीकरण आप जान गए। चैप्टर नंबर 9A में, या तो मैं कह दूं चैप्टर नंबर जो आपको 9 दे रखा है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी अध्याय 9 जो है अवकल समीकरण, तो इन्हीं के बेस पे रहने वाला है। बताइए, उसी से हमारा संबंधित प्रश्नावली 9A है। मैं बार बार आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। तो बेटे सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि अवकल समीकरण क्या है, और कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बस केवल आप इतना समझ लो कि अवकल समीकरण है क्या। तो अवकल समीकरण क्या है? आपको कोई आपको समीकरण दे रखा होगा, या तो उसमें dy बटे dx है, या तो d2y बटे dx स्क्वायर है, या तो d क्यूब y बटे dx क्यूब है। अगर इन तीनों में से या तो कोई एक पद दिया हो, या तो दो दिए हो, या तो तीनों दिए हो, तो समझ जाइएगा कि दिया गया जो समीकरण का जो रूप है वो अवकल समीकरण है। यहां तक की बात क्लियर है? बार बार बताना जरूरी नहीं है, वीडियो को बैक करो, आप समझ जाओगे। आगे देखिए, मैं यहां पे आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अधिकतर बच्चा जो होता है वो उदाहरण के द्वारा बहुत ही अच्छे समझता है। देखिए, ये रहे आपके उदाहरण। क्या है? एक कोटि का अवकल समीकरण। बेटे ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5 मैंने आपको पढ़ा रखा है पार्ट 1 के अंतर्गत। आपको अगर चैप्टर नंबर 9 अगर आपको सीखना है, या 9A 9B 9C 9D जो भी प्रश्नावली आपको दे रखी है, अगर आपको खुद से सीखना है बेटा, बहुत ही बेहतर करना है, तो आपको मेरा एक कहा मानना पड़ेगा, वो ये है कि आपको अवकलन आना चाहिए। ये वीडियो ऐसे नहीं बनती है, कुछ बताए जाते हैं पॉइंट प्रश्नावली को, जो भी इसमें क्वेश्चन दे रखे उनके हल करने में। ये वीडियो बेटा बहुत ही मददगार साबित होती है कॉन्सेप्ट वाली। सर का कहना यह है आपको अवकलन आना चाहिए। अगर अवकलन आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो उससे बड़ा वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप अभी भी समय है कि आप अवकलन सीख सकते हैं। अवकलन सीखने के लिए मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो और चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत जितनी भी वीडियो आपको दे रखी हैं, बेसिक टू एडवांस, आप देख लो, अवकलन सीख जाओगे। ठीक है? हाँ, मैं हर बात आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा एग्जाम्पल में हम कैसे पहचानेंगे अवकल समीकरण कैसे होते हैं। तो देखिएगा, यहां पे ये थोड़ा मैंने परिभाषा के रूप में बताया, और यहां पे आप देख लो, एक कोटि का अवकल समीकरण। बेटा ये एक कोटि का मतलब क्या होता है? बेटा यहां पे एक बार अवकलन किया गया है, तो हम कह सकते हैं dy बटे dx प्लस py बराबर 0। एक कोटि का मतलब होता है एक बार अवकलन किया होगा। द्वितीय कोटि का मतलब होता है दो बार अवकलन किया है। तृतीय कोटि का मतलब होता है 3 बार अवकलन किया है। अगर यहां पे पावर 4 होता तो चतुर्थ कोटि का अवकल समीकरण होता, यानी 4 बार अवकलन किया गया होता। अगर 5 पावर होती तो 5 कोटि का अवकल समीकरण होता। बेटे यहां तक की बात समझ में आ रही है? यानी आपको कोई समीकरण दे रखा होगा, सबसे बड़ी पावर आपको दे रखी होगी या छोटी पावर दे रखी होगी, अवकलन के रूप का होगा, आप समझ जाइए वो अवकल समीकरण है। अब बताइए, इन तीनों में से आपको ये पद दिखाई पड़ रहा है, मैं समझ गया कि ये अवकल समीकरण है, और ये भी समझ गया कि यहां पे बच्चा एक बार अवकलन किया गया है, इसीलिए एक कोटि का अवकल समीकरण है। बोलिए, ये बात समझ में आती है? बेटा यहां पे P क्यों लिखा है? बेटा P के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकती है।
5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलिए dy बटे dx बराबर हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दे सकता है यहाँ पे 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने p रखा है। बोलिए आपको ये पॉइंट समझ में आया? फिर मैंने या करके क्या लिखा है, या का मतलब समझते हो, या तो ऐसे दिया होगा या तो ऐसे दिया होगा। बेटा और बेटी बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे एक बार अगर अवकलन किया गया है तो हम बेटे लिखते हैं y डैश, यानी एक आपको लाइन खींच देना है, इसको बोलते हैं डैश, यानी y डैश रहेगा और फिर ये सेम सेम रहेगा बराबर 0। बेटा कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे इस टाइप में, अब आप परेशान हो गए, अरे ये क्या है, अरे कुछ नहीं है, एक बार एक डैश से एक लाइन खींची है, तुम समझ जाओ कि एक कोटि का अवकल समीकरण है। बोलिए और एक बार अवकलन किया गया है। देखिए एक लाइन खींची है, एक लाइन का मतलब होता है डैश, यानी सिंगल डैश, तो एक बार अवकलन हुआ तो y डैश प्लस पी वाई बराबर 0। जहां करके मैंने लिख दिया है, क्योंकि p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, p के स्थान पे कोई संख्या हो सकती है, तो मैंने फिलहाल लिख दिया p कॉमा q बिलोंग करते हैं r से। r का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कुछ भी कोई भी संख्याएं आ सकती हैं। यहां तक की बात क्लियर है? बोलिए एक कोटि का अवकल समीकरण समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल है, मैं अवकल समीकरण से आपका परिचय करवा रहा हूं, कैसे अवकल समीकरण होते हैं उनसे आप परिचय करें और मेरे द्वारा समझाएं। समझे यार, समझे। द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, इसका क्या मतलब है? देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 2, इसका मतलब है कि 2 बार अवकलन किया गया है, इसीलिए इसको बोला गया द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। ठीक, यहां पे p dy बटे dx प्लस q बराबर 0। p और q कोई भी संख्या हो सकती है, यहां पे केवल मैं समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट के द्वारा। अब बताओ यहां पे 2 है, इसका मतलब 2 बार अवकलन किया गया है, तो y के ऊपर 2 लाइन खींच दो, और भैया 2 लाइन को क्या बोलते हैं? y डबल डैश प्लस यहां पे p था तो p लिख दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है बच्चा कि एक बार अवकलन किया गया है तो y डैश रहेगा, केवल एक लाइन रहेगी सिंगल डैश, y डबल डैश प्लस p y सिंगल डैश प्लस q बराबर 0। या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अब कैसा होगा ये जब प्रश्नों का हल समझेंगे तब देखा जाएगा, ये तो केवल कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तृतीय कोटि का अवकल समीकरण, सबसे देखो यहां पे 3 पावर है, हम समझ गए यहां पे अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है? 3 बार। यहां पे अधिकतम 2 बार, यहां पे अधिकतम 1 बार। अगर 1 बार तो 1 कोटि, 2 बार तो द्वितीय कोटि, 3 बार तो तृतीय कोटि। P Q R ये कोई भी संख्याएं, कोई भी अंक हो सकते हैं, तो मैंने लिख दिया ये बिलोंग करते हैं किससे? R से। आई होप कि आपको अवकल समीकरण का जो भी जानकारी था वो आपको समझ में आ गया। बस बेटा केवल इतना पहचानना है, मैं क्या कह रहा हूं, आपको केवल इतना पहचानना आ जाए कि अवकल समीकरण होते कैसे हैं। तो अवकल समीकरण या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। क्यों? परिभाषा से स्पष्ट है, यदि दिया गया समीकरण एक अवकल समीकरण तभी होगा या तो किसी न किसी भी पद में या तो ये दिया होगा, या तो ये दिया होगा, या तो इस रूप में होगा। आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो भी समीकरण आपको दे रखा है बेटे जी वो कौन सा है? अवकल समीकरण है। अब प्रश्नावली 9A में जो आपको प्रश्न दे रखा है मैं आपको बता ही देता हूं। आपको जो भी प्रश्न दे रखा होगा उसमें आपको कोटि बताना होगा और आपको घात बताना होगा। बताइए, मैं कोटि जो है इसी अभी मैं क्लियर कर देता हूं कि प्रश्नावली 9A में अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप जो है जो भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसकी कोटि कैसे बताएंगे? ठीक है, तो कोटि बताने के लिए मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। कोटि में आपको थोड़ा समझा देता हूं और फिर तुरंत अभी इसके बाद हम लोग कोटि और घात का
जो भी बताने का शेड्यूल है या तो नियम है, अभी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पहले सीख लेते हैं। आपको प्रश्न में, जैसे प्रश्नावली 9A आप ओपन करेंगे और प्रश्न को उतारेंगे, उसमें कहेगा दिए गए अवकल समीकरण का कोटि बताइए। आपको क्या करना है, उस समीकरण को देखना है और ये देखना है कि मैक्सिमम बार अवकलन कितनी बार किया गया है। तो आपको एक अवकल समीकरण दे रखा होगा, आप उसमें ये देखेंगे सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। तो अगर सबसे ज्यादा बार, अगर 2 बार अवकलन हुआ है तो उसकी कोटि कितनी होगी अवकल समीकरण की 2। अगर सबसे ज्यादा बार 3 बार अवकलन हुआ है तो समझ जाओ कोटि कितनी होगी 3 होगी। अगर सबसे ज्यादा बार अवकलन अगर 1 बार हुआ है तो उसकी कोटि कितनी होगी 1। यानी जितनी ज्यादा बार अवकलन होगा उसकी कोटि उतनी ही होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर इस समीकरण की अगर हमसे कोई कोटि पूछेगा तो हम लोग 1 बताएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 1 बार अवकलन हुआ है। अगर इस समीकरण की कोई हमसे कोटि पूछेगा तो हम कहेंगे इसकी कोटि 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम बार अवकलन 2 ही बार हुआ है। इसकी कोई कोटि पूछेगा तो हम 3 बताएंगे, क्योंकि अधिकतम केवल अवकलन 3 बार हुआ है। आई होप कि अवकल समीकरण किस प्रकार से दे रखा होता है वो हम लोग समझ गए, और हम लोग अगर कोई हमको अवकल समीकरण दे देगा तो हम उसकी कोटि तुरंत बता सकते हैं। कोटि क्या होता है, चाहे जैसी भी अवकल समीकरण हो उसकी कोटि बताई जा सकती है। अब तो हमको सीखना है घात के बारे में। हालांकि कोटि और घात एक बार में संपूर्ण आपको तरीका, नियम बताने वाला हूं। तो सभी बच्चे एक बार जोरदार इसका स्क्रीनशॉट। बहुत बहुत आपका आभार जो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इस पूरे को आपको पहले क्या करना है, कॉपी पे नोट करना है, और इसके आगे जो भी बताया जाएगा उसे भी आपको बेटे कॉपी पे नोट करना है। तो चलिए देखते हैं एक शानदार तरीके से कोटि और घात बताना हम लोग सीखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो बेटे देखिएगा, मैंने आपसे क्या बता, अभी हम लोगों ने अवकल समीकरण के बारे में सीखा था और उसकी कोटि बताना भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब देखिए मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है अवकल समीकरण की कोटि तथा घात कैसे बताएं। बताइए, मैंने अभी जस्ट आपसे बताया था कि अब हम लोग सीखेंगे कि हमको कोई अवकल समीकरण हमको दे देगा और हम उसकी कोटि और घात बता सकते हैं। अगर आप ये सीख लेते हो ना तो आपका बोर्ड एग्जाम में आपका 1 या 2 नंबर तो बेटे पक्के ही हैं, और हर बार पेपर में पूछा जाता है कोटि और घात। तो अब सभी बच्चे बिल्कुल हमारी आवाज पे ध्यान देंगे कि सर क्या कह रहे हैं। मैं कोई चीज लिख के नहीं बताऊंगा, मेरा मानना सीधा सीधा अर्थ है कि मैं जो बोलूं उसे अपने दिमाग में तुरंत आप जो है आपको क्या करना है, उसे देखना है, उसे समझना है। आंखों से देखना है, दिमाग से आपको समझना है। ऐसा नहीं मैं मौखिक बोलूंगा, आपको मौखिक ही सीखना है, क्योंकि राजपूत सर आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कोई चीज लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको लिखूं फिर बताऊं कि कैसे क्या है, नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहां पे मैंने 7 आपके सामने, या तो इन्हें आप एग्जाम्पल कहें या तो मैंने 7 तरीके आपको यहां पे लिख के रखे हैं अवकल समीकरण के रूप में। मैं इन्हीं 7 से आपको समझाने वाला हूं एक शानदार तरीके से कोटि और घात बताना। तो क्या सब बच्चे तैयार हैं? क्या सब बच्चों ने अपने कान बिल्कुल ओपन किए हुए हैं? या कान तो वैसे ही ओपन होते हैं, बस केवल आपको क्या है, सीखना है। तो चलिए राजपूत सर आपको सिखाने जा रहे हैं। बेटे आपको अपनी कॉपी पे डालना है हेडिंग अवकल समीकरण की कोटि तथा घात कैसे बताएं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर कोई अवकल समीकरण आपको दे रखी होगी तो बेटे आपको मैं एक बात बिल्कुल सीधी बताना चाहता हूं। वो बात यह है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जब समाकलन पढ़ाया था, आई लेट, बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे आई लेट, ILATE, बोलिए आई लेट सर ने पढ़ाया था। जब खंडसा समाकलन पढ़ाया था, उसका बेसिक जब मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा पार्ट 2 के अंतर्गत ही आई लेट एक नियम है।
तो आई लेट का यह मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है बच्चा अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। बोलिए चर घातांकी। आई का मतलब होता है प्रतिलोम वाले त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स यक्स। आपने चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ा होगा। आप इंटर के बच्चे हैं, आपको इतना भूलना नहीं चाहिए। टेन इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स एक्स होता है। जिस प्रकार से त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वैसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी आपके 6 ही फलन हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स। बोलिए 6 आप जानते हैं। तो आई का मतलब आपको समझ में आ गया। एल का मतलब होता है कहीं पे लॉग एक्स दे देगा, कहीं पे लॉग एक्स स्क्वायर दे देगा, ठीक है। ए का मतलब अलजेब्रा आपको पता ही है, एक्स वाई कुछ भी करके दिया होगा। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉट एक्स है, सेक एक्स है, कॉसेक एक्स है, ये भी पता है बच्चे को। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यानी कि चर घातांकी। जैसे कैसे, ई की पावर यक्स है, ई की पावर 2x है, ई की पावर लॉग एक्स है। ऐसा अगर दिया होगा तुम समझ जाना कि वो एक्सपोनेंशियल है। जी सर, आइलेट का तो मतलब समझ में आ गया, और मैंने पढ़ाया भी है यार, मैंने पढ़ाया है आपको। आप कैसे भूल सकते हैं यार, सीनियर बच्चे हो। आप देखिए, पहले मुझे ये बताओ आपको इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आइलेट का मतलब आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ठीक है, आइलेट का मतलब आप समझ गए होंगे। ज्यादा अगर डीप में अगर जाना है तो बेटे एक काम करो, प्रश्नावली 7A, या तो मैं आपसे कहूं चैप्टर 7 के अंतर्गत आपको एक वीडियो मिलेगी खंडसा समाकलन पर आधारित, उसका बेसिक देख लो। आइलेट का मतलब बहुत ही जानदार तरीके से सीख जाओगे। फिलहाल आप थोड़ा बहुत यार सीख गए होंगे, बाकी आप बच्चे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। अगर पढ़ाई के प्रति अगर आपको लगाव है तो आपको जरूर समझ में आया होगा। जी सर, बिल्कुल आया। अब देखिएगा, या तो कोई इनवर्स वाला ले लो फलन, या तो कोई लॉग वाला होगा। अलजेब्रा को आप हटा दीजिए, या तो आपको त्रिकोणमिति कर दिया, या तो आपको कोई एक्सपोनेंशियल दिया होगा। देखिए, इन चारों में से अगर कोई भी आपको फलन दे रखा है, या तो कोई पद दे रखा है, अगर उनके गुणांक में अगर dy बटे dx होता है, कान खोल के सुन लो यार, कान खोल के सुन लीजिए। इन चारों में से अगर कोई भी अगर आपको फलन दे रखा है, उनके जो गुणांक होंगे, या तो dy बटे dx दे रखे हैं, या तो d2y बटे dx स्क्वायर दे रखे हैं, या d क्यूब y बटे dx क्यूब है, तब बेटा आप जो है उस अवकल समीकरण की आप घात जो है नहीं बता सकते हो। बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि किसी भी अवकल समीकरण की आप घात कब बताएंगे और कब घात नहीं बताएंगे, इतनी बात पहले हमारी आपकी हो जाए शुरुआत पे ही। तो सर का यह कहना है कि इनवर्स हो गया, लॉग हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, अगर इनसे संबंधित अगर कोई आपको फलन दिखे और उस फलन के कोण में या गुणांक में dy बटे dx लिखा मिल जाए, d2y बटे dx स्क्वायर मिल जाए, d क्यूब y बटे dx क्यूब मिल जाए, तो बेटे आपको क्या करना है, उस अवकल समीकरण की घात जो है आपको क्या बतानी है, अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है, घात नहीं होगी। मैं थोड़ा और डीप बताना चाहता हूं। जैसे आपको कोई अवकल समीकरण दे देगा, आप उसको पहले ध्यान से देखेंगे। जैसे कॉस है और इसके कोण में dy बटे dx है, तो हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण की कोई भी घात नहीं होगी, या तो कहेंगे इस अवकल समीकरण की जो घात है वो परिभाषित नहीं है। बताइए, इतनी बात आपको समझना पड़ेगा। अब हो सकता है ऐसे भी हो, जैसे लॉग है और इसके गुणांक में d2y बटे dx स्क्वायर है, तब भी आप कहोगे इस अवकल समीकरण की जो घात है वो परिभाषित नहीं है।
अब कुछ बच्चों के बेटा कंफ्यूजन बहुत होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑफलाइन में तो थोड़ा, ऑफलाइन में क्या होता है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं ऑफलाइन कोचिंग में, तो उनका तो कंफ्यूजन पूरा दूर ही हो जाता है क्योंकि टीचर सामने होता है। ऑनलाइन में क्या होता है बेटा, टीचर अपने तरीके से सोचता है कि क्या क्या कंफ्यूजन बच्चों में हो सकता है। तो मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन कोई ना होने पाए। बताइए, क्या आपको इतनी बात केवल समझ में आनी चाहिए कि घात परिभाषित नहीं है, तब हम मतलब कब कहेंगे। तो फिर कहते हैं ये चारों में से अगर कोई भी फलन मिल जाए उनके गुणांक में या उनके कोण में, यार अगर आपको डी वाई बटे डी एक्स, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब, इतनी तो यार बात आती है ना समझ में। ये अगर हो मिल जाते हैं तो आप कह दीजिएगा इस समीकरण की जो है घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब एक बात और बताना चाहेंगे, कोई भी अवकल समीकरण आपको दे दे, ठीक है, इन चारों के गुणांक में चाहे डी वाई बटे डी एक्स रहे गुणांक में, या डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर रहे या ना भी रहे, बेटा हर अवकल समीकरण की घात नहीं बताई जा सकती है, लेकिन हां हर अवकल समीकरण की कोटि जरूर बताई जा सकती है। इस बात को अपने दिमाग में आप सेव कर लें। सर सीधे सीधे बता रहे हैं, कोई भी अवकल समीकरण दिया होगा जैसा भी, यानी हर अवकल समीकरण में आपको कोटि आप बता सकते हैं। कोई भी अवकल समीकरण दे देगा आप उसकी कोटि बता सकते हैं। कोटि हमेशा परिभाषित रहेगी। घात जो होता है थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि घात हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, परिभाषित है कि परिभाषित नहीं है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि हर समीकरण की कोटि हम बता सकते हैं। और कोटि कैसे बताएंगे, कोई भी अवकल समीकरण दे देगा, सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ है वही उसकी कोटि होगी। अगर ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार अवकलन एक बार है तो उसकी कोटि एक, सबसे ज्यादा बार अवकलन अगर दो बार है तो कोटि उसकी दो, सबसे ज्यादा बार अवकलन तीन बार हुआ है तो उसकी कोटि तीन, अगर सबसे ज्यादा बार अवकलन चार बार हुआ है तो कोटि उसकी चार हो जाएगी। घात के लिए क्या बताया सर ने, इन चारों में से कोई फलन दे दे और उसके गुणांक में डी वाई बटे डी एक्स या डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और या तो बेटा बहुत बड़ा कंफ्यूजन, जैसे लॉग था या तो डबल डैश हो। बोलिए, लॉग के गुणांक में y डबल डैश है, बेटा y डबल डैश का भी मतलब यही होता है कि दो बार अवकलन किया गया है। डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का भी यही मतलब है कि दो बार अवकलन किया गया है। इन चारों फलनों के गुणांक में या कोण में अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो उसकी घात परिभाषित नहीं है। इस बात को बेटा दिमाग में आपको मैं फिर कहता हूं, सेव कर ले। बोलिए, यहां तक की बात क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात आती है तीसरे कंफ्यूजन वाली। अब आपके दिमाग में होगा, अगर सर इन चारों में से अगर केवल फलन दिया हो, हाँ तब तो घात परिभाषित होगी। कैसे? जैसे मान लो कोई अवकल समीकरण है, उसमें log x दे दे, केवल sin x दे दे, या आपको sin y दे दे, या cos x दे दे, tan इनवर्स x दे दे, tan इनवर्स y दे दे, cot इनवर्स x दे दे, कुछ भी दे दे यार। केवल अगर फलन दिया है उसके गुणांक में डी वाई बटे डी एक्स, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश या वाई सिंगल डैश, अगर ऐसा नहीं है, बस केवल इन चारों में से कोई फलन दे रखा है, तो बेटे उसकी घात परिभाषित है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इन सभी पॉइंटों को अपने तरीके से कॉपी पे नोट करो। आइए अब हम लोग इन सातों के द्वारा हम लोग समझते हैं। बेटे अगर कोई दिक्कत है बेटा वीडियो को बैक करो फिर देखो, क्योंकि एक ही चीज को बार बार दोहराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, वीडियो को बैक करो और सर के बताए हुए जो भी बातें हैं उन्हें सुनो, आपको बेटा समझ में आएगा। कोई चीज बेटा कठिन नहीं है, याद रखिए। अगर सामने पढ़ाने वाला अगर दमदार है ना, तो पढ़ने वाला भी दमदार जो होता है वो भी बन जाता है। सामने अगर दमदार कोई पढ़ा रहा है तो आप भी बाकायदा दमदार बन के पढ़ सकते हैं, ऐसा राजपूत सर का कहना है। आगे देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान देंगे। ये 7 समीकरणें हैं, आइए सीखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, जी बिल्कुल आ गया।
तो डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब माइनस 5 डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स डी वाई बटे डी एक्स। अब सबसे पहले देखो कि कितनी बार अवकलन हुआ है अधिकतम। तो बेटा 3 बार अवकलन हुआ है, बोलो मेरे साथ बोलो, 3 बार अवकलन हुआ है। अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है? 3 बार। तो बेटे कोटि तो आपको सम में बताना है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 3। बोलिए कोटि कितनी हो गई? 3। लेकिन घात क्या होगी? अपरिभाषित। घात क्या होगी? अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स आपको दे रखा है और इसके जो कोण में dy बटे dx है, तो बेटे इसकी जो घात होगी वो बेटे क्या होगी? बोलिए परिभाषित। बोलिए परिभाषित नहीं। बोलिए कोटि तो इसकी 3 होगी, लेकिन बाबूजी इसकी घात क्या होगी? परिभाषित नहीं। घात परिभाषित नहीं है। अब बताओ, अब तो यार कंफ्यूजन दूर हो गया। हर अवकल समीकरण का कोटि बताया जा सकता है, घात जो होगा परिभाषित भी होगी, नहीं भी होगी। नहीं कब होगी? जब आई एल टी ई इन चारों में से कोई भी फलन दे रखा हो, उनके गुणांक में या कोण में डी वाई बटे डी एक्स या डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये अगर दिया होगा तो घात परिभाषित नहीं है। बोलो क्या बात समझ में आती है? यहां तक की बात क्लियर है। अब एक बात जरा मैं और समझाना चाहता हूं। चलो मैं बात को ही समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको ये दूसरा नंबर दे रखा, सबसे पहले देखो इसमें सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है? बेटा 4 बार। तो बताओ ज्यादा बार अवकलन जितनी बार भी अवकलन हो, मैक्सिमम बार अवकलन कितनी बार हुआ है? तो 4 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो गई बाबूजी? 4। इसकी घात क्या होगी? बोलो इसकी घात होगी परिभाषित नहीं। बोलो बोलिए इसकी घात क्या होगी? परिभाषित नहीं। क्यों? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर आपको त्रिग्नोमेट्री का आपको फलन दे रखा है और इसके गुणांक में डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर है। तो यार कोट इसकी 4 होगी, घात जो होगी परिभाषित नहीं। नहीं तो फिर नहीं। आगे डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर है, तो हमको ये मिला और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि अधिकतम बार अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार। बोलिए तो मैं कह सकता हूं इसकी बेटा कोटि जो होगी 2 होगी और इसकी घात जो होगी कोटि कितनी होगी? 2 और घात क्या होगी? परिभाषित नहीं। यहां पे देखिए d5y अपान dx 5 और यहां पे क्या e की, बेटा ये एक्सपोनेंशियल है। बोलो e की पावर x हो, e की पावर, ये बेटा एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो यहां पे अगर e की पावर आपको इस बार पावर में दे रखा है d4y बटे dx4, तो मैं कह सकता हूं इसकी कोटि जो होगी, इसकी कोटि जो होगी वो 5 होगी और घात क्या होगी? परिभाषित नहीं। अब देखिए बेटा, अब आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना, एक बात का है। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ वो क्या है? देखो अब बेटे ये अवकल समीकरण ऐसा है, इसमें हमने देखा कि मैक्सिमम बार अवकलन कितनी बार किया गया है, अधिकतम कितनी बार अवकलन है? तो यार 2 बार अधिकतम बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? बोलो इसकी कोटि 2 हो गई। लेकिन बेटे इसमें जो है, इसमें आपको जो 4 फलन मैंने बताए थे वो भी नहीं है, वो है ही नहीं। अब बताओ इसकी घात क्या होगी? तो बेटे यहां पे अलजबरा वाला कहेंगे, अलजबरा का मतलब बीज, यहां पे वाई स्क्वायर है, वो चारों फलन नहीं है। तो बेटा जब कोटि अगर 2 है तो बेटा घात कैसे बताते हैं? बेटा इसका होल आप देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है, मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ? हमने देखा कि 2 बार अवकलन है। उसका होल आप देख लो। तो बेटा होल आप बेटा एक ही तो दिया, यहां पे नहीं दिया है तो मान लो। तो बाबूजी इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यहां पे देख सकते हो d4y बटे dx4, तो यहां पे अधिकतम बार अवकलन कितनी बार हुआ है? 4 बार।
तो इसकी बेटा कोटि कितनी हो गई 4, और घात बेटा इसका होल आप देखो क्या है 1, तो इसकी घात क्या होगी 1। अब बात आती है बेटा, इतनी बात आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, वो चारों फलन नहीं दिए तब कोटि और घात कैसे बताना है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। डीवाई बटे डी एक्स प्लस साइन एक्स है। अब देखिए जानबूझ के मैंने ऐसे लिख के रखा हुआ, यहां पे मैक्सिमम अवकलन केवल एक बार हुआ है। बोलो अवकलन कितनी बार हुआ? एक बार। इसका मतलब ये इसकी कोटि क्या होगी 1। इसकी घात क्या बताई जा सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि आई इनवर्स हो गया, लॉग हो गया, और मैं कह दूं ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। अगर ये चारों फलनों में से कोई फलन अगर दे दिया है और उसके गुणांक में या कोण में dy बटे dx या d2y बटे dx स्क्वायर अगर ये नहीं है तो बेटे हम उसकी घात बता सकते हैं। अगर ये है चारों फलनों के गुणांक में तो उसकी घात परिभाषित नहीं है। अगर इन चारों फलनों के गुणांक में अगर dy बटे dx d2y बटे dx स्क्वायर अगर ये नहीं है तो उसकी घात परिभाषित होगी, अगर है तो घात परिभाषित नहीं है। क्यों? दिमाग का दही बन गया क्या? अरे दही नहीं बनना चाहिए, फिर से बताता हूं। देखो इनवर्स, बोलिए लॉग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, समझ में आ रहा है? अगर ये चारों फलन आपको दिए हों और इनके गुणांक या कोण में dy बटे dx d2y बटे dx जैसा कि बेटा हम लोग देखते चले आ रहे हैं, अगर ये दिए हैं तो बेटे ऐसे अवकल समीकरण की कोटि तो बता सकते हैं, लेकिन घात क्या होगी? परिभाषित नहीं है। अब मान लो इन्हीं चारों फलनों के कोण या गुणांक में अगर dy बटे dx d2y बटे dx अगर ये है ही नहीं, बस केवल ऐसे ही आपको दे रखा है, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, tan इनवर्स, तब बेटा हम इसकी कोटि भी बता सकते हैं। कोटि तो सब में बता सकते हैं, घात भी बता सकते हैं। तब इसकी घात क्या होगी? सबसे ज्यादा बार अवकलन एक बार हुआ है तो इसकी कोटि हो गई 1। इसका घात होल आप देख लो, इसकी घात क्या हो गई 1। बोलिए, आई होप कि आपको अवकल समीकरण की कोटि और घात कैसे बताएं इस पॉइंट को आप एक शानदार तरीके से सीख गए होंगे। बताइए, देखो बेटे कंफ्यूजन बहुत होता है। एक सामने टीचर जब आपको पढ़ा रहा होता है ना, तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है उस बच्चे को अपने तरीके से चीजों को समझना चाहिए। टीचर तो जो भी बातें बता रहा है अपने समझ से बता रहा है, और जब बच्चा सामने पढ़ रहा होता ना तो उसे अपने लेवल से समझना चाहिए, वो कोई भी लेवल हो। अगर आप अपने तरीके से समझ गए होंगे, या मैंने पूरी मेहनत की है इस वीडियो के अंदर, वीडियो को बनाने में, अगर हमने मेहनत की है बताने में और आप भी थोड़ा अपने तरफ से अगर समझ रहे हो तो 100% कोटि और घात अवकल समीकरण का बताना आप जरूर सीख गए होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी उपस्थिति इस वीडियो में अंत तक बनी रहे। बेटे अगर वास्तव में आज आप कोटि और घात बताना अगर आप सीख गए हो ना, तो बेटा इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर जाना, और कमेंट में आपको लिखना है सर आपकी जो मेहनत है वो खराब नहीं हुई है, वास्तव में हमको जो है कोटि और घात बताना आपके द्वारा हमने समझ लिया है। आपको यस लिखना है, जी सर वीडियो बहुत ही शानदार है। आपको कमेंट के माध्यम से बेटा आपको बताना है, मैं आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार करूंगा। वीडियो के कमेंट में आपको लिखना है यस सर मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगी। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे द्वारा जो वीडियो ये बनाई गई है अवकल समीकरण पर प्रश्नावली 9A का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं समझ जाऊंगा मेरी मेहनत सफल हो गई। भले ही 2 बच्चे देखे 3 बच्चे देखे, मुझे बच्चों से कोई मतलब नहीं यार, एक भी बच्चा अगर एक कमेंट कर देगा बेटा इस बंदे का दिल खुश हो जाएगा। बताइए बेटा इतना तो कर ही सकते हो। अगर इतना कर सकते हो बेटा तो इसके लिए बेटा हाथ जोड़ के बेटा बहुत बहुत आपका आभार रहेगा इस छोटे से चैनल के ऊपर। ये छोटा चैनल है, ये सब बच्चों की जिम्मेदारी है इस चैनल को बड़ा चैनल बनाने की। एक टीचर अपने प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा ही आगे की ओर बढ़ता है। तो ठीक है, अब क्लास को हम एंड करेंगे। लास्ट में एक बार फिर कहते हैं, जो पुराने छात्र वीडियो को लाइक करके जाएंगे, जो नए छात्र हैं
वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब हम लोग अगली क्लास में प्रश्नावली 9A के जितने भी यार क्वेश्चन होंगे यार एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों का जो भी हल रहेगा मैं आपको करवा दूंगा, बस आप इंतजार करें। तो जय हिंद, जय भारत।